नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाने लगी है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने 2 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है और इसमें पार्टी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और अकबरपुर से 4 बार विधायक रहे रामअचल राजभर शामिल हैं। दोनों मायावती सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पार्टी के राज्य यूनिट ने सूचना जारी कर बताया है कि इन दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कार्रवाई की गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लालजी वर्मा की जगह अब आजमगढ़ के मुबारकपुर से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को विधानमंडल दल का नया नेता नियुक्त किया है। बताया जाता है कि इन दोनों नेताओं की नजदीकियां पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी से बढ़ने लगी थी। दोनों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने का समय भी मांगा है। बताया जाता है कि पंचायत चुनाव के दौरान से ही पार्टी इन दोनों विधायकों से नाराज है। दोनों विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवारों की जगह दूसरे उम्मीदवारों का समर्थन किया था। तो जानिए कौन है रामअचल राजभर। 2007 में बसपा सरकार में परिवहन मंत्री बनाए गए थे। अकबरपुर ब्लॉक से प्रमुख चुनाव से उन्होंने शुरुआत की थी। 1991 में बसपा से विधायकी का चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 1993 में फिर बसपा से विधानसभा चुनाव जीते। रामअचल राजभर 1996, 2002, 2007 में विधायक बनाए गए। 2007 में बसपा परिवहन में मंत्री बने। और आपको बताएं कि अकबरपुर ब्लॉक से उन्होंने शुरुआत की थी। 1991 में बसपा से विधायकी का चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 93 में फिर से बसपा से विधानसभा चुनाव लड़े और जीत गए। रामअचल राजभर 1996, 2002, 2007 में विधायक बने थे। 2007 में बसपा सरकार में परिवहन मंत्री भी इनको बनाया गया था। तो वहीं आपको बताएं, परिवहन मंत्री रहते हुए रामअचल ने सुविधाओं की झड़ी लगा दी थी। हालांकि रामअचल पर घोटाले के कई आरोप भी लगाए गए। बसपा से ही राजनीतिक सफर की इन्होंने शुरुआत की थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकायों के नए जनप्रतिनिधियों से संवाद किया है। इस दौरान सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच उससे निपटने का मंत्र भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना केस कम हुए लेकिन लापरवाही न बरतें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। कोरोना महामारी के इस दूसरी लहर में जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सब ने देश की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने में अपना योगदान दिया है, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी महापौर, चेयरमैन और आपके साथ जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हम सबका सौभाग्य है कि नगर निकाय से जुड़े हुए सभी 17 नगर निगम समेत 700 नगर निकायों के चेयरमैन और 12,000 से अधिक वार्डों के पार्षदों को आदरणीय राज्यपाल महोदय का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी मजबूती के साथ लड़ा और परिणाम भी हमारे सामने है। जो लोग उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त करते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होगा, सर्वाधिक केस होंगे, सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होगी, वह उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक अपने आप को बचाने में सफल रहा। आज प्रदेश के अंदर मात्र 1200 पॉजिटिव केस आए हैं और प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या मात्र 25,500 रह गई है। इसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञों का मानना था कि ये केस जो आज हमारे पास केवल 1200 आए हैं, इनके बारे में लोगों का कहना था ये प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा आएंगे। 25,000 से कम एक्टिव केस, इसके बारे में आशंका थी कि मई के अंत में इनकी संख्या 30 लाख से ज़्यादा होगी। लेकिन आप सबके सहयोग से जो एक सामूहिक प्रयास प्रदेश के अंदर हुआ, उसका एक बेहतर परिणाम हमारे सामने है और इसलिए मैं आप सबका इस सामूहिक प्रयास में टीम भावना के साथ काम करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये महामारी है, हमें इसको कम करके आंकने की भूल नहीं करनी होगी। ये सामान्य फ्लू भी नहीं है,
और इसलिए महामारी किस स्तर पर और कैसे फिर से चपेटे में एक बड़ी आबादी को ले सकती है, थोड़ी भी लापरवाही इस महामारी की चपेट में एक बड़ी आबादी को ला सकती है। इसलिए अत्यंत सतर्कता के साथ हम सबको कार्य करना होगा। और इसमें आज जो नगर निकाय से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों के साथ जो संवाद का कार्यक्रम बन रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य भी है, हम समय समय पर इसके बारे में शासन स्तर पर आवश्यक सुझाव और निर्देश भी जारी करते थे। लेकिन अब जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, यह थर्ड वेव की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात का समय होगा, और बरसात के समय में कोरोना के साथ साथ अगर जो तमाम प्रकार की बरसात में होने वाली संक्रामक बीमारियां और विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां एक साथ होने लग जाएंगी तो स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। इसलिए अभी से बिना डरे बिना झुके हमें इस महामारी के साथ साथ बरसात के कारण होने वाली किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी की रोकथाम करने के लिए अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। और इसके लिए जो सबसे पहला मंत्र है, जिस पर हम पहले दिन से कह रहे हैं, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग। हर नगर निकाय में पहले प्रतिदिन 2 बार कम से कम स्वच्छता का कार्यक्रम चले। स्वच्छता का कार्यक्रम और स्वच्छता का कार्यक्रम चलने के साथ साथ अच्छा होगा कि हम मोहल्ला समितियां बनाएं, लोगों को भी प्रेरित करें, खासतौर पर इस बात को लेकर के कि वे अपने घर के कूड़े को घर के बाहर नाली में न डालें। हमें मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड वार्ड में पार्षद के नेतृत्व में मोहल्ला समिति बना करके लोगों को इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा कि वे लोग हर एक व्यक्ति की आदत का हिस्सा बनाएं कि जब सफाई करने वाला व्यक्ति आए उसी समय कूड़ा या तो उसके पास डालें या कूड़ादान में ही कूड़ा डालें। सड़क पे न फेंकें, नाली में न फेंकें, गंदगी न करें। इन सभी चीज़ों के बारे में, और नियमित सफाई। दूसरा, सफाई करने के साथ ही हम इस चीज़ को भी देखें कि कूड़े का प्रॉपर निस्तारण भी हो जाए। अक्सर होता है, सफाई तो होती है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर सफाई कर्मी चले जाते हैं। बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं अब रद्द कर दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं इसी मुद्दे पर प्राइम न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत भी की है। 10वीं के बाद 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। सर, 10वीं के बाद 12वीं परीक्षा की रद्द कर दी गई है, बच्चों का ख्याल रखा गया, सीबीएसई में भी ख्याल रखा है, अब 12वीं की परीक्षा क्या पैटर्न होगा सर? 12वीं की परीक्षा में जो फर्स्ट ईयर के नंबर हैं और जो हाई स्कूल के अंक हैं उन दोनों को जोड़ देंगे। उनका जो औसत निकलेगा उसके आधार पर अंक तालिका में अंकन करेंगे। यदि फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं दी है तो हम उनको प्री बोर्ड जो इंटरमीडिएट में होगा उसके अंक और हाई स्कूल के अंक को जोड़ के उसका औसत निकाल लेंगे। और अगर दोनों को नहीं दी है परीक्षा, मानी फर्स्ट ईयर की भी नहीं दी है, प्री बोर्ड नहीं दी है, तो सामान्य प्रमोशन देंगे। और वर्ष में जो सामान्य परीक्षा होगी उस समय वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, उनका आधार होगा। कई बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं सर, उनको अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो उसके लिए क्या प्लान किया गया है? मैंने कहा ना, सामान्य परीक्षा में वो बैठ सकते हैं। जो हमारी सामान्य परीक्षा हुई उसमें 2 में, 3 में या सभी सब्जेक्ट में चाहे वो बैठ सकते हैं, उसमें उस आधार पर उनका अंकन हो जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बच्चों का ख्याल रखते हुए हमने परीक्षा चेंज करी है और उसके लिए अलग अलग पैटर्न किया गया कि अगर कोई बच्चा संतुष्ट नहीं होता है उसके अंक तालिका पे तो जाहिर सी बात है उनके लिए हमने व्यवस्था कर रखी, उसी आधार पर उनको प्री बोर्ड और जो हाई स्कूल की परीक्षा उसके आधार पर उनको पास किया जाएगा। कैमरा सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हर दिन कोरोना के मामलों में अब गिरावट ही दर्ज की जा रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का रिकवरी रेट 97.1% हो चुका है। कोरोना को लेकर और क्या अपडेट्स हैं, आप भी देखिए। कल पोर्टल पर संक्रमित व्यक्तियों में से 108 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में 3,40,411 सैंपल्स की जांच हुई।
और इसके साथ अब प्रदेश में कुल मिलाकर 5,04,05,030 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है प्रदेश का वो इस समय 3.4% चल रहा है। WHO का मानक है कि पॉजिटिविटी रेट 5% के अंदर होना चाहिए और ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी प्रदेश की 5% से कम अर्थात 3.4% है और जो डेली पॉजिटिविटी आजकल आ रही है वो भी 0.5% से भी कम आ रही है। 25,546 एक्टिव केस में से 14,581 होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के लोग राजकीय चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्विलांस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। अब तक 2,91,386 इलाकों में 6,42,137 टीम दिवस के माध्यम से 3,56,71,279 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,15,49,364 है। वैक्सीनेशन का कार्य पूरे प्रदेश में चल रहा है और अब सभी 75 जनपदों में 18 से 45 और 45 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली डोज लगवाई है लेकिन अभी अपनी सेकेंड डोज, दूसरी डोज लगवाने के लिए नहीं आए। उन सबसे मेरा अनुरोध है कि अपनी दूसरी डोज जरूर लगवाइए, तभी आपको पूरी सुरक्षा प्राप्त होती है। और 45 से ऊपर वाले आयु वर्ग के लोगों में मैं देख रहा हूं कि कई जिलों में स्लॉट हमारे खाली रह जाते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि जब संक्रमण होता है तो सबसे ज्यादा जटिलताएं से जो ऊपर के लोग हैं यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं में जटिलताएं आती हैं। इसलिए जब आपके जिले में वैक्सीन उपलब्ध है तो आपको अपना टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना टीकाकरण जरूर करवाइए पास के टीकाकरण केंद्र में। और यह टीकाकरण का कार्य बिल्कुल निशुल्क हो रहा है। 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए हमें केंद्र सरकार से वैक्सीन मुफ्त मिल रही है और जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए राज्य सरकार वैक्सीन खरीद करके जनता को मुफ्त उपलब्ध करवा रही है। इसलिए अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग का जहां तक सवाल है उसमें हम लोगों ने देखा है कि अभी उसमें बहुत उत्साह है और लोग बड़े उत्साह से टीकाकरण करवा रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा 45 से ऊपर वालों से भी कि वो भी उसी उत्साह से अपना टीकाकरण करवाएं। अब तक हम 1,55,01,696 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे चुके हैं और 35,32,960 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दे चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 1,90,34,656 डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के भी लोगों का कल जो 75 जिलों में प्रारंभ हो गया है, बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और 1,96,337 लोगों ने कल अपना टीकाकरण इस आयु वर्ग में कराया। वहीं मैनपुरी में कैनरा बैंक में ग्राहकों का 23 लाख रुपया धोखाधड़ी करके निकाल लिया गया। बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर बदलकर फर्जी तरीके से एटीएम जारी कराकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले में डीएम ने एसडीएम को जांच भी सौंप दी है। तो बैंक में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। ग्राहकों के 23 लाख रुपए गबन किए गए हैं। डीएम ने एसडीएम को जांच सौंपी हुई है। पहली बार 28 मई को खाते से रुपए निकालने गया तो मैंने वहाँ देखा कि मेरे खाते का बैलेंस 0 है। तो मैंने मैनेजर साहब को पूछा तो मैनेजर साहब ने जांच करके बताया कि किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा फर्जी एटीएम आपका मोबाइल नंबर चेंज करके किसी ने धोखाधड़ी से आपके रुपए निकाल लिए गए हैं।
अच्छा, कौन सी बैंक का मामला है? ये कैनरा बैंक बेवर का मामला है। अच्छा, और करीब एक शिकायत आज प्राप्त हुई है, इसमें 4 लाख से अधिक धनराशि का खाते से निकाले जाने की शिकायत की गई है कि फर्जी एटीएम बनाकर धनराशि विड्रॉ कर ली गई है। तो ये जो शिकायत प्राप्त है जांच का विषय है, जिसमें एलडीएम साहब को और पुलिस अधिकारियों को उसमें जांच के लिए कहा गया है। जांच कर जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सही, कई अन्य ग्राहकों के साथ भी रामपुर में जिला अस्पताल के बाहर हो रहे अतिक्रमण पर नगर पालिका ने एक्शन लिया है और जेसीबी लगाकर अतिक्रमण को हटाया गया है। वहीं इस दौरान कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए कल तक का समय भी मांगा है। तो अतिक्रमण पर नगर पालिका का हंटर चला है। जिला अस्पताल के बाहर जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर पालिका ने पहले ही नोटिस दे दिया। जितना हटा सकते थे हटा दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 2 दिन के अंदर हटा लेंगे। कल शाम तक नहीं हटा तो फिर तोड़ देंगे। कोई नोटिस दिया गया था? नोटिस दिया गया। नोटिस और ये मेंबर साहब हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद। इन्होंने कल 5 बजे तक का समय मांगा है। अच्छा, अभी इधर नाले पे इधर ही क्या कर, अभी जो तोड़फोड़ जो करी नाले के ऊपर बनी हुई है वही तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वो हटाइए, सामान हटाया है। तो अतिक्रमण हटाने के बाद नाला बनेगा क्या? नाला बन रहा है, नाला नया नाला बन रहा है। वो इसकी वजह से रुका हुआ था, सीधा जाएगा निकल के। सीधा। तो कल शाम 5 बजे तक का टाइम दे दिया। सुल्तानपुर के गोसाईगंज में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक कार को अपना निशाना बनाया है और कार का लॉक खोलकर चोरी करके वो वहां से फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत भी की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। एक तरफ जहां पुलिस लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है, वहीं बिजनौर में दरोगा बिना मास्क लगाए चेकिंग करते हुए नजर आए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। तो बिना मास्क के दरोगा की चेकिंग देखने को मिली है। कोरोना गाइडलाइन का खुद दरोगा ही पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चालान काट रहे हैं मेरा। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान के बाद अब संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कोरोना अगर बीमारी होती तो दुनिया में इसका इलाज होता। यह बीमारी सरकार की गलतियों की वजह से अजाबे इलाही है। देखिए, पिछले साल बकरीद के मौके पर मैंने बयान दे चुका हूँ जी। मैंने गवर्नमेंट से ये कहा था, जब तक उनकी गाइडलाइन नहीं आई थी, पॉलिसी नहीं आई थी जी, तो मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ने दी जाए और हमें और ईदगाहों को भी खोला जाए ताकि सारे मुसलमान एक जगह नमाज पढ़ के दुआ कर सकें। क्योंकि मैंने इसलिए कही थी, जहाँ तक इस कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएँ हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर, हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है, अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें। वहीं जौनपुर में चंदवक थाने की पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट का सामान रखने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है।
अभियुक्तों के कब्जे से 3 तमंचा, कारतूस, लूट की घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा कल एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया था। इसी में थाना चंदो पुलिस को एक भारी सफलता प्राप्त हुई है। एक बाबा मंदिर है थाना चंदो क्षेत्र में, वहाँ पे 5 बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे। उनमें से 4 बदमाश मौके से पकड़ गया, एक भागने में सफल हुआ। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल और लूट के लिए कुछ सामान बरामद हुए, जिसमें कि रॉड है और भी चीज़ें हैं, वो बरामद हुई। जब उनसे पूछताछ किया गया कड़ाई से, तब उसने बताया कि 2 दिन पहले एक सीमेंट व्यवसायी थे, उनके कर्मचारी से 50,000 रुपये लूटे गए थे। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि वो लूट भी हम लोगों ने की थी और उसका सामान एक पास में ही महिला है, उनके निशानदेही पे उसके हाथ से बरामद हुआ, जिसमें लूट में प्रयुक्त तमंचा, मोटरसाइकिल और बैग और 40,000 रुपये। ये बहुत शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनका घटना ये चूँकि बॉर्डर पे है आजमगढ़ के, तो चंदवक में भी और उस पार भी अंतर्जनपदीय करते रहते हैं। अलीगढ़ में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद बुलंदशहर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। पुलिस को मिले एक इनपुट ने बुलंदशहर पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। पुलिस को इनपुट मिला था कि अलीगढ़ और बुलंदशहर के बॉर्डर के बीच शराब माफियाओं ने जहरीली शराब की बड़ी खेप को नहर किनारे फिकवा दिया है। बुलंदशहर और अलीगढ़ पुलिस जब तक सतर्क होती, तब तक अलीगढ़ बॉर्डर में एक भट्टे पर रहने वाले 10 से 15 मजदूर उस जहरीली शराब का सेवन कर चुके थे, जो अभी अलीगढ़ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। देखिए, कल रात हमें 2:30 से 3 बजे के बीच में सूचना मिली थी। लगातार फोन आया कि कुछ असामाजिक तत्व आप शराब माफिया कह सकते हैं, जिन्होंने छतारी और अलीगढ़ बॉर्डर जहाँ जवा थाना लगता है, वहाँ पर जो नहर के पास जो है शराब को फेंक दिया गया है और कुछ मजदूरों द्वारा उनका सेवन भी कर लिया, जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई है। तो रात तक जो है हमारा जितनी भी लंबी नहर है उसमें हर जो थाना लगता है सबको सूचना दी गई, पूरी टीम बनाई गई, टास्क फोर्स बनाई गई और सबने जो है रात भर यहाँ झाड़ियों में और नहर में सभी सर्च अभियान किया है कि किसी तरीके से अगर कोई और शराब रह गई है जिसको अभी तक जब्त नहीं किया गया तो तत्काल हम उसको जब्त कर लें और जो अपनी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो करना सुनिश्चित करें। साथ साथ जितने भी हमारे बॉर्डर के गांव लग रहे हैं उनमें हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि भाई अगर आपको कहीं पे शराब मिलती है तो उसका बिल्कुल भी सेवन ना करें, तत्काल पुलिस को सूचना दें। और अवेयर किया जा रहा है कि जो भी शराब इस तरह से मिल रही है आज की डेट में, वो आप मान लीजिए कि वो आपके लिए जहर है, उसका सेवन ना करें। ये लगातार सर्च अभियान चलता रहेगा, रात से चल ही रहा है और जब तक हम लोग सुनिश्चित ना कर लें कि अब यहाँ पर किसी तरह की कोई शराब फेंकी नहीं गई है जिससे लोगों को कोई भय या खतरा नहीं है, तब तक ये सर्च अभियान जारी रहेगा। कितनी टीमें बनाई गई हैं? देखिए, हर थाना लेवल पे 3-3 टीमें बनाई गई हैं, छतारी पे भी 3 टीमें बनाई गई हैं। अभी हम लोग जो जहाँ खड़े हैं ये छतारी, पहासू और अलीगढ़ का बॉर्डर है, जहाँ से ये नहर जो है आगे की तरफ जाती है और जबकि जो ये नहर है इसका पानी तो केवल जो इसका बहाव है अलीगढ़ की तरफ है, पर फिर भी हम अपना एरिया सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ पे किसी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो, हम बार बार सर्च अभियान जारी रखते हैं। अयोध्या जनपद में अनलॉक होने के बाद अब सड़क के किनारे ठेले खुमचे वालों की भी कोरोना संक्रमण की जांच लगातार कराई जा रही है। घटाघर क्षेत्र में डीएम अनुज झा और सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने मौके पर पहुंचकर कोरोना जांच की शुरुआत करवाई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सड़क के किनारे ठेले लगाने वाले लोगों की जांच की शुरुआत की। फल वाले, सब्जी वाले और अन्य ठेले लगाने वाले लोगों के एंटीजन और RT-PCR दोनों की जांच की जा रही है। शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक जो हमारा कोरोना कर्फ्यू से जब खुला है मार्केट, तो उसमें हमको जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी हमारे ऑटो रिक्शा चालक हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं जो ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, उन सभी का टेस्ट कराना है। तो उसमें फोकस टेस्टिंग के हिसाब से आज का दिन जो है वो हमारे जितने भी वेंडर्स हैं जो स्ट्रीट में फ्रूट या वेजिटेबल्स या इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, क्योंकि वो बार बार हाथ से छूते हैं और लोगों को देते हैं, तो ये आवश्यक है कि वो नेगेटिव हो कोरोना। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबका आज जो है एंटीजन RT-PCR दोनों टेस्ट कराया जा रहा है और ये हम लगातार जारी रखेंगे। रोज़ किसी न किसी ग्रुप का इसमें टेस्टिंग कराई जाएगी, ताकि अगर मार्केट खुलने से कोई इसका इम्पैक्ट आता है तो उसको तुरंत हम पहचान सकें और उस पर तुरंत कार्रवाई करें। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।